हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप संयोगिकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उप संयोगिकों में एक टॉपिक है वीबीटी संयोजकता कोष सिद्धांत, उसका अध्ययन करेंगे। तो आप हेडिंग डालोगे संयोजकता कोष सिद्धांत, संयोजकता कोष सिद्धांत, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक, देखो क्या है, एक तो इसे पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक, देखो क्या है, उपसंयोगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य में उपसंयोजक बंध बनता है। ये केंद्रीय धातु परमाणु है और ये लिगेंड है। इन लिगेंड के बीच में जो ये बंध बनता है, ये बंध बनता है उपसंयोजक बंध। ठीक है, इस उपसंयोजक बंध की प्रकृति को समझाने के लिए उपसंयोगिकों में कई सिद्धांत दिए गए, जिनमें एक तो आता है अपना वर्नर सिद्धांत। ठीक है, वर्नर के बाद में ये अपना आएगा वीबीटी सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद में एक सिद्धांत आता है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और उसके अलावा एक सिद्धांत और आता है एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, जो क्या है, इन उपसंयोजक बंध की प्रकृति को बताता है। इनमें से अपने जो सिलेबस में वर्नर सिद्धांत और एलएफटी ये दोनों नहीं है, हमें वीबीटी और सीएफटी के बारे में पढ़ना है। तो सीएफटी को तो बेथे नामक वैज्ञानिक ने दिया था, बेथे और जॉन ब्लैक ने, और वीबीटी को दिया पोलिंग नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, अच्छा देखो क्या है, वीबीटी है ना, ये वीबीटी सिद्धांत ये कहता है कि एक तो होता है अपने पास में धातु परमाणु, कौन? केंद्रीय धातु परमाणु, और दूसरा क्या है अपने पास में लिगेंड। वीबीटी सिद्धांत ये कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य में एक बंध बनता है, जो क्या है, उपसंयोजक बंध है। क्या कहता है? केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य बंध बनता है, उपसंयोजक बंध, जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु का तो रिक्त कक्षक काम में आता है। कौन सा कक्षक काम में आता है? केंद्रीय धातु परमाणु का वैकेंट ऑर्बिटल रिक्त कक्षक काम में आएगा। और जो अपना लिगेंड है, लिगेंड का भरा हुआ कक्षक काम में आएगा, फिल्ड ऑर्बिटल काम में आएगा। लिगेंड का कौन सा कक्षक काम में आएगा? भरा हुआ कक्षक काम में आएगा। और ये लिगेंड अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसे दे देगा? धातु परमाणु को दे देगा। और ये कौन सा बंध बनाता है? उपसंयोजक बंध। तो वीबीटी की मुख्य बात क्या है कि यह है केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच उपसंयोजक बंध की प्रकृति को बताती है। और यह बताया जाता है इसमें के अंदर कि लिगेंड अपने 2 इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षकों में स्थानांतरण करता है और कौन सा बंध बनाता है? उपसंयोजक बंध बनाता है। ठीक है, इसमें क्या है वीबीटी में, देखो क्या है, वीबीटी में ये है कि जब केंद्रीय धातु परमाणु और इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है वो कक्षकों के ओवरलैपिंग के हिसाब से होता है, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के हिसाब से होता है। उसके पश्चात हम वीबीटी के द्वारा, हम कई गुण हैं, जैसे वीबीटी के द्वारा हम उपसंयोगिकों में संकरण, उनकी ज्यामिति, संकरण बताएंगे, ज्यामिति बताएंगे। उसके अलावा चुम्बकीय गुण बताएंगे, चुम्बकीय आघूर्ण म्यू का मान बताएंगे। और ये बताएंगे कि आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक बना है या बाह्य कक्षक संकुल यौगिक बना है। क्या क्या बता पाएंगे वीबीटी के द्वारा हम? संकरण, उनकी ज्यामिति, चुम्बकीय गुण, चुम्बकीय आघूर्ण का मान, आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक बना है या बाह्य कक्षक संकुल यौगिक बना है, इनके बारे में हम बता पाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, जो अपना हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं, रासायनिक बंध बनते हैं ना, उनकी प्रकृति पढ़ते हैं, या हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में जो पहला सिद्धांत आया था, वो सिद्धांत किसका था? लुईस का। लुईस क्या कहता था कि भाई इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के पश्चात अपने जो केमिकल बॉन्ड हैं वो बनते हैं। उसके बाद में अपना आता था वीबीटी, और वीबीटी ये कहता था कि इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है ना, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण वो किसके द्वारा होता है? कक्षकों में होता है, या हम कहते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के बाद में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। किसमें? जब कोई भी केमिकल बॉन्ड बनता है तो। और इसी वीबीटी ने सिग्मा बंध और पाई बंध के बारे में बताया था। ठीक है, और किसके बारे में बताया था? इसके अलावा संकरण के बारे में बताया था कि भाई लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में अतिव्यापन करके उतनी ही संख्या के नए संकरित कक्षकों का निर्माण कर देते हैं, जिनकी आकृति और ऊर्जा लगभग क्या होती थी? बराबर होती थी। ये सब बातें वीबीटी ने बताई। अब इस वीबीटी सिद्धांत ने उपसंयोगिकों के बारे में कैसे बताया कि क्या है,
ये लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, उपसंयोजक बंध बनाता है। अच्छा, अब देखो क्या है, हमने वीवीटी सिद्धांत के द्वारा एक तरीका निकाल रखा है कि उस तरीके से हम उनकी संकरण ज्यामिति, चुंबकीय गुण, चुंबकीय आघूर्ण, आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक बने या बाह्य कक्षक संकुल यौगिक बने, इनके बारे में पता लगाएंगे। ये वीवीटी सिद्धांत जो हम सीखेंगे ना, ये परफेक्ट रूप से एग्जैक्ट तरीका नहीं है संकरण बताने का, ज्यामिति बताने का, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ यौगिक हैं, उपसंयोगिक हैं, उनके संकरण ज्यामिति के बारे में इस वीवीटी सिद्धांत के द्वारा हम पता लगा लेंगे, ठीक है। एक चीज़ का आप ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है संकरण निकालने का, उनकी ज्यामिति निकालने का, ठीक है, लेकिन हम कुछ यौगिकों के बारे में ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या है, एग्जाम में हमें कोई उपसंयोजक यौगिक मिलता है, क्या मिलेगा, कोई भी उपसंयोगिक मिलेगा, उस उपसंयोगिक में हम उसकी संकरण ज्यामिति, उसके अलावा उसके चुंबकीय गुण, जैसे वो प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है या चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है, वीवीटी की मुख्य बातें निम्न हैं, वीवीटी की मुख्य बातें निम्न है, मुख्य बातें कह दें या मैं आपको ये कह दूं कि हम वो तरीका सीख रहे हैं जिस तरीके से हम वीवीटी सिद्धांत के अनुसार दिए गए उपसंयोगिकों में संकरण, उसकी ज्यामिति, उसके चुंबकीय गुण, चुंबकीय आघूर्ण आदि का मान हम ज्ञात कर लें। तो देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो उपसंयोगिक दिया गया है ना उसे लिखते हैं, और उस उपसंयोगिक में सर्वप्रथम हम ये करेंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे उसके पश्चात हम जो केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु का सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो, फिर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करते हैं, और फिर जो केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार, जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था आई है, ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ठीक है। जब आप केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करोगे तो सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था धनावेश में आएगी, तो हम ये कहते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है, धनायन प्राप्त होता है, धनायन प्राप्त होता है। जो सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है, उस पर धनावेश आता है, उस धनावेश की या जो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है उसके हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में करते हैं हम इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, पुनर्वितरण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के पुनर्वितरण का मतलब है जो संयोजी कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोश में, संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों का मतलब है ऑक्सीकरण अवस्था के हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। जैसे मान लो CO था और CO की किसी उपसंयोगिक में कोबाल्ट की +3 ऑक्सीकरण अवस्था आई है, कितने आई है, +3, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में CO का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाता है 4s में तो 0 और 3d में कितने हो गए, 6, यानी अब अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 6। तो इन 6 इलेक्ट्रॉनों का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण हम 2 प्रकार से करेंगे। वो हम देखते हैं कि वहाँ लिगेंड आपकी प्रबल लिगेंड है या आपकी क्या है, दुर्बल लिगेंड है, ठीक है। यदि प्रबल लिगेंड है तो आपको इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करना है, इलेक्ट्रॉनों का क्या करना है, युग्मन करना है, और दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन न होता है। तो हम ये कहते हैं प्रबल लिगेंड इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हम करेंगे, दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेंगे। क्या है, चौथा पॉइंट ये है, चौथी स्टेप, कि इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण हम लिगेंड की प्रकृति के अनुसार करते हैं। यदि प्रबल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेंगे, और दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेंगे या इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करेंगे, तब हम उस स्थिति में उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पश्चात
यानी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब हमने इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण कर दिया है। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण करने के पश्चात जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे उसका, उसके बाद में हम देखते हैं उपसंयोजक संख्या। उपसंयोजक संख्या के अनुसार, उपसंयोजक संख्या के अनुसार धातु परमाणु रिक्त डी कक्षक, रिक्त कक्षक, डी कक्षक नहीं, रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है, रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। ठीक, यदि मान लो किसी में उपसंयोजक संख्या 6 है तो केंद्रीय धातु परमाणु अपने 6 रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराएगा। यदि उपसंयोजक संख्या 4 है, यानी 4 लिगेंड है, तो उस स्थिति में केंद्रीय धातु परमाणु अपने 4 रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराएगा। ठीक है, यहाँ जो रिक्त डी कक्षक धातु परमाणु उपलब्ध कराए वो लिगेंड की संख्या के अनुसार उपलब्ध नहीं कराकर उपसंयोजक संख्या के अनुसार उपलब्ध कराएगा। जैसे मान लो ये मैं उदाहरण लिख दूँ CONH3 3+, ठीक है, यहाँ की लिगेंड कितने हैं 6, उपसंयोजक संख्या भी कितनी है 6, तो हमें कितने रिक्त डी कक्षक चाहिए, अरे कितने कक्षक चाहिए, कितने रिक्त कक्षक चाहिए 6। जबकि मान लो दूसरी ऐसी कोई लिगेंड है COEN3, कोबाल्ट है और लिगेंड अपनी है एथिलीन डाइमीन, हमें पता है एथिलीन डाइमीन हो जाए, ग्लाइसिनेटो हो जाए, ऑक्जेलेटो हो जाए, बाइप्रिडीन हो जाए, ये सब द्विदंतुक लिगेंड हैं। तो इस स्थिति में द्विदंतुक लिगेंड है, दाता परमाणु संख्या 2 है, इस स्थिति में यहाँ उपसंयोजक संख्या 6 है, तो हमें कोबाल्ट कितने रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराए, कितने कक्षक उपलब्ध कराएगा, रिक्त 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि 3 रिक्त कक्षक चाहिए, नहीं, कितने रिक्त कक्षक चाहिए, हमें चाहिए 6, तो हम ये कहेंगे कि उपसंयोजक संख्या के अनुसार क्या करता है, रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। ठीक है, अब देखो क्या है, उपसंयोजक संख्या के अनुसार रिक्त डी कक्षक उपलब्ध हो गए, रिक्त डी कक्षक नहीं, रिक्त कक्षक उपलब्ध हो गए। जैसे ये रिक्त कक्षक उपलब्ध हो गए, इन रिक्त कक्षकों के अनुसार उसका संकरण ज्ञात कर लेते हैं। देखो कैसे, देखो ये है, यदि मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उपसंयोजक संख्या, ठीक है, यदि मान लो उपसंयोजक संख्या है ना, वो अपनी कुछ भी हो सकती है। उपसंयोजक संख्या मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, या उपसंयोजक संख्या कितनी है 6 है। ठीक, उस स्थिति में संकरण क्या होगा, उस स्थिति में संकरण क्या होगा, जब संकरण आ जाए तो उस स्थिति में हम देखते हैं उसकी ज्यामिति क्या होगी, क्या, संकरण के पश्चात हम देखेंगे ज्यामिति क्या होगी और उसके पश्चात उसका बंध कोण क्या होगा। ठीक है, इनकी आवश्यकता हमें तब पड़ रही है, मान लो सबसे पहले आपने किया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके पश्चात हमने लिखी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं संयोजी कोश में कितने हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का हम लिगेंड की प्रकृति के अनुसार क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण करते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण करें ना, पुनर्वितरण का मतलब है फिर से भरें, जैसे मान लो ये है, ये डी पोज के आ गए, ये एस के आ गए, ये 3 पी के आ गए, उसके पश्चात भी ये डी के आ जाते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये 3D है, ये 4s है, ये 4p है, ये क्या है 4d है। यदि मान लो आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और हमें पता है कोई प्रबल लिगेंड है, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करोगे, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो गया। यदि मान लो दुर्बल लिगेंड है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते हैं, कैसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये कितने हो गए 6। ठीक, अब रिक्त डी कक्षक कौन से, रिक्त कक्षक कौन से हो जाएंगे, ये तो यहाँ तक तो भर गए, उसके पश्चात के आगे वाले क्या हो जाएंगे, रिक्त हो जाएंगे। अब मान लो किसी के पास में उपसंयोजक संख्या 2 है, तो उसे रिक्त कक्षक कितने चाहिए 2, कितने चाहिए 2, कितने चाहिए 2। उस स्थिति में संकरण हो जाता है sp और उसकी ज्यामिति है ना वो हो जाती है सरल रेखीय, क्या हो जाती है, सरल रेखीय। सरल रेखीय आकृति इस प्रकार से, ये मेटल, ये लिगेंड और ये बंध कोण बनता है ना, ये बन जाता है वहाँ कितना 180 डिग्री का।
उसके पश्चात यदि मान लो 3 है, उपसंयुक्त संख्या 3 है तो 3 रिक्त कक्षक चाहिए। 3 रिक्त कक्षक जो काम में आएंगे, एक s का आता है 2p का, यानी संकरण कौन सा हो जाता है sp2, और ज्यामिति वहाँ हो जाती है समतल त्रिकोणीय। क्या हो गई? समतल त्रिकोणीय। ठीक, और यहाँ सभी बंधकोण 120 डिग्री के होते हैं। ये मेटल, ये 3 लिगेंड ऐसे इस प्रकार से जुड़े होते हैं। ये बंधकोण कितने हैं? तीनों के तीनों बंधकोण 120 डिग्री के हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो अब उपसंयुक्त संख्या अपने पास आ गई 4, उस स्थिति में संकरण रहता है sp3 और आकृति ज्यामिति रहती है चतुष्फलकीय, और चतुष्फलकीय ज्यामिति 109 डिग्री 28 मिनट का बंधकोण। ठीक है, इस प्रकार से रहती है ये चतुष्फल की आकृति। ये मेटल 1 2 3 4, ये 4 लिगेंड, ये 2 तल में होती है। कितने तल में होती है चतुष्फल की आकृति? 2 तल में होती है। आपस में कितना कोण रखते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट का। ठीक, अच्छा अब देखो क्या है, जब समन्वय संख्या उपसंयुक्त संख्या 4 है ना, उस स्थिति में अपने 2 प्रकार की संभावनाएं बनती है। एक संकरण ये भी हो सकता है DSP2। जब DSP2 है ना, उस स्थिति में आकृति होती है वर्गाकार समतलीय। वर्गाकार समतलीय, इसका मतलब, समतलीय का मतलब है चारों के चारों लिगेंड एक ही तल में हो, और ये इस प्रकार से आकृति रहती है। ये मेटल, उससे 4 लिगेंड इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये और ये बंधकोण कितने हो जाते हैं? चारों के चारों बंधकोण 90 डिग्री के हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा देखो क्या है, एक प्रश्न इसमें हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि देखो इन्हें देखकर क्या लग रहा है, DSP2 यहाँ 2 कक्षक P उपकोष के आए हैं, एक कक्षक S उपकोष का आया है, और एक कक्षक आया है D उपकोष का। किसका आया है? D उपकोष। हमें पता है D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। कौन से? DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2, और एक होता है DZ2। तो ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ जो DSP2 संकरण है उसमें इन 5 कक्षकों में कौन सा कक्षक काम में आया है? तो यहाँ काम में आता है DX2Y2। कौन सा कक्षक काम में आएगा? DX2Y2। ये क्यों काम में आएगा ये मैं आपको भी बता दूंगा थोड़ी देर बाद में। आप क्या ध्यान रखोगे कौन सा काम में आता है? DX2Y2। ऑप्शन देता है, DXY दे देगा, DYZ दे देगा, DX2 दे देगा, एक DZ2 दे देगा, एक दे देगा DX2Y2। तो आपको कौन सा सही करना है? DX2Y2। इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कक्षक काम में आया है, हमसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं ऐसा। उसके पश्चात अपना जो अगला, यदि उपसंयुक्त संख्या 5 है ना, उस स्थिति में जो संकरण आता है वो आता है अपना DSP3। क्या आता है? DSP3, और आकृति हो जाती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्या आकृति हो जाती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिड। त्रिकोणीय द्विपिरामिड का मतलब है, एक तो देखो ये तो त्रिभुज सा बन जाता है ऐसे, ये त्रिभुज सा बन गया। ये तो हो गए 1 2 3, इन तीनों को हमने मिला दिया, त्रिकोण त्रिभुज सा बन गया। और द्विपिरामिडी का मतलब है एक ऊपर जाता है इससे, और एक कहाँ जाता है? नीचे। ये जो ऊपर जाता है ना, इन्हें हम एक्सियल बोलते हैं, अक्षीय। ठीक, और इन्हें हम बोलते हैं भूमंडलीय या इक्विटोरियल बॉन्ड। ये और ये तीसरा, ये तो क्या है? इक्विटोरियल भूमंडलीय। और ये जो ऊपर चला गया और एक जो नीचे चला गया ऐसे ऊपर नीचे, इन दोनों को हम बोलते हैं एक्सियल। और इसमें जो एक्सियल बंध है ना, जो ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, उनकी बंध लंबाई होती है अधिक। जो ऊपर जा रहे हैं ना, एक ऊपर और एक नीचे, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये तो आपस में 180 डिग्री का कोण, ये और ये, तो हम कहेंगे 2 कोण तो कितने का है? 180 डिग्री का। और जो त्रिभुज है उसमें तीनों कोण इस प्रकार से, 3 कोण कितने के हैं? 120 डिग्री के। ठीक, अब अपने पास में आता है उपसंयुक्त संख्या 6 है, तो उस स्थिति में D2sp3 संकरण रहता है। आकृति क्या रहती है? अष्टफलकीय। और अष्टफल की आकृति का मतलब ये केंद्रीय धातु परमाणु, उससे 4 लिगेंड तो इस प्रकार से जुड़े होंगे। ठीक है, एक लिगेंड ऊपर जाएगा, एक लिगेंड कहाँ रहता है? नीचे। ये आकृति कौन सी अपनी? अष्टफलकीय। इसमें ये जो चारों हैं, चारों का मतलब ये और ये, तो 4 कोण तो आपस में कितने रहते हैं? 90 डिग्री के। और ये ऊपर और नीचे चले गए, इसमें ये 2 कोण कितने के होते हैं? 180 डिग्री के। ठीक है, तो ये उपसंयुक्त संख्या, उनके संकरण ये इस प्रकार से हो गए। ठीक है, अच्छा अब देखो हमें क्या ध्यान रखना है,
जैसे ही हमने इससे पहले वाला पॉइंट पढ़ा कि केंद्रीय धातु परमाणु अपने रिक्त कक्षक लिगेंडों को उपलब्ध कराता है, वह कितने रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा वह निर्भर करता है उस उपसंयोजक यौगिक में उसकी उपसंयोजक संख्या पर। यदि उपसंयोजक संख्या 2 है तो केंद्रीय धातु परमाणु अपने 2 रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराता है, एक S का और एक P का। संकरण क्या हो जाता है? Sp। यदि ऐसा हो कि उपसंयोजक संख्या मान लो 5 है तो केंद्रीय धातु परमाणु 5 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा। वो कौन कौन से कराएगा? एक D का, एक S का, 3 किसके? P के। ठीक है, इस प्रकार से उपलब्ध कराएगा। जिस जोन से या जो रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है उसी के हिसाब से नाम हो गया संकरण का। जैसे मान लो एक S का करा दिया, 2 P का करा दिया, तो क्या संकरण हो गया? sp2। फिर उनका संकरण तो उनकी आकृति होगी, ज्यामिति, उसके बाद में उनका बंधकोण इस प्रकार से हो गया। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या है, जब हमने संकरण ज्ञात कर लिया, उसकी ज्यामिति ज्ञात कर ली और बंधकोण ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब उसके अलावा 1-2 बात और बचती हैं। एक तो इनमें बचता है कि इनका चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालें, एक ये बचता है कि इनकी चुंबकीय प्रकृति कैसे बताएं। ठीक है, तो देखो क्या है, जब आपने अगला पॉइंट ये है कि जब हमने इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण कर लिया, क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण कर लिया। पुनर्वितरण कर लिया यानी लिगेंड की प्रकृति के हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। युग्मन करना है तो युग्मन कर लेंगे, युग्मन नहीं करा तो युग्मन नहीं करेंगे। उसके पश्चात यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष बच गया, कौन सा इलेक्ट्रॉन बच गया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच गया तो हम कहेंगे उसकी प्रकृति क्या है? अनुचुंबकीय है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि नहीं बचता है तो हम क्या कहेंगे? प्रतिचुंबकीय है। एक बात का हम ध्यान रखेंगे, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय हम केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, वहाँ से भी नहीं बताएंगे। फिर हम ऑक्सीकरण अवस्था के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, वहाँ से भी नहीं बताएंगे। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब हम इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को फिर से भरते हैं लिगेंड की प्रकृति के हिसाब से, उसके पश्चात हम देखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच रहा है अनुचुंबकीय, नहीं बच रहा है तो प्रतिचुंबकीय। यदि भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा तो कैसे होंगे ये? रंगहीन। कैसे होंगे? रंगीन, कलरफुल। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा यानी जो प्रतिचुंबकीय होंगे वो अपने रंग नहीं दर्शाएंगे, तो वो कौन से हो जाएंगे? रंगहीन। अब यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष बचा है तो हम चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान भी ज्ञात कर लेंगे। ये आपने सूत्र पढ़ ही रखा है, Nn+2 Bm, बोर मैग्नेट्रॉन हो गया। ठीक है, अच्छा एक बात और, जब डी कक्षक काम में आएंगे ना, केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक काम में आएंगे, तो 2 प्रकार के डी कक्षक यहाँ रहते हैं। एक तो आंतरिक डी कक्षक और एक होते हैं बाह्य। एक तो क्या होते हैं? आंतरिक, और एक क्या होते हैं? बाह्य। कौन कौन से कक्षक हैं? एक तो आंतरिक कक्षक हैं, एक कौन से कक्षक हैं? बाह्य कक्षक हैं। यदि आंतरिक या अंदर वाले डी कोष के कक्षक काम में आए हैं ना, तो उसे हम कहते हैं आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक। आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक, या कहेंगे निम्न प्रचक्रण, निम्न प्रचक्रण संकुल यौगिक। और हमें पता है जब आंतरिक काम में आएंगे, निम्न प्रचक्रण बनते हैं, वो प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में बनते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्मित, इलेक्ट्रॉन युग्मित संकुल यौगिक, इलेक्ट्रॉन युग्मित संकुल यौगिक। और यदि मान लो भाई रिक्त कक्षक जो काम में आए वो बाहर वाले काम में आए हैं, तो उन्हें हम कहते हैं बाह्य कक्षक संकुल यौगिक। क्या कहते हैं? बाह्य कक्षक संकुल यौगिक। ठीक है, या वहाँ इलेक्ट्रॉनों का प्रचक्रण नहीं होता है, युग्मन नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं, या तो कहेंगे उच्च प्रचक्रण। क्या कहेंगे? उच्च प्रचक्रण, हाई स्पिन। क्या कहेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। उच्च प्रचक्रण संकुल यौगिक या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या कहेंगे इलेक्ट्रॉन युग्मित, तो वो क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन अयुग्मित। क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन अयुग्मित कक्षक, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित संकुल यौगिक, इलेक्ट्रॉन अयुग्मित संकुल यौगिक। ठीक, तो ये अपने वीवीटी हो गई। क्या देखो ये क्या है? उपसंयोगिकों में जो उपसंयोजक बंध है उसके बारे में बताती है। इस प्रकार से बताती है कि केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त डी कक्षकों में
लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करके उपसंयोजक बंध बनाता है। जो VBT है ना, इस सिद्धांत के अनुसार हम उनके संकरण ज्यामिति, चुंबकीय गुण आदि की व्याख्या कर लेते हैं। ये उपसंयोगिकों का संकरण ज्यामिति, आकृति, चुंबकीय गुण आदि निकालने का तरीका है, बिल्कुल सही तरीका नहीं है, इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, अपवाद हैं, लेकिन फिर भी हमें जो जितना अपना है 12th क्लास में, उसमें हमें क्या देता है, कोई ना कोई उपसंयोगिक देता है, उसमें संकरण, चुंबकीय गुण, चुंबकीय आघूर्ण किसी का भी मान पूछ लेता है। तो अपना क्या तरीका रहेगा, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे, उसकी ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे, ऑक्सीजन अवस्था निकालने के पश्चात ऑक्सीजन अवस्था के हिसाब से इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे, फिर हम लिगेंड की प्रकृति के हिसाब से, प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड है, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। अब हमें ये कैसा पता लगे कि प्रबल लिगेंड कौन है, दुर्बल लिगेंड कौन है, ये मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण करने के पश्चात हम देखते हैं उस केंद्रीय धातु परमाणु की या उस उपसंयोगिकों में उसकी उपसंयोजक संख्या का। उपसंयोजक संख्या यदि मान लो 2 है तो 2 रिक्त कक्षक चाहिए, 3 है तो 3 रिक्त कक्षक चाहिए। ये रिक्त कक्षक है ना, केंद्रीय धातु परमाणु ही उपलब्ध कराता है, और ये केंद्रीय धातु परमाणु जब उपलब्ध कराता है तो वो रिक्त कक्षक होते हैं कम ऊर्जा के। कैसी ऊर्जा के होते हैं, कम ऊर्जा के होते हैं। ठीक है, जब कम ऊर्जा के कक्षक उपलब्ध हो गए तो जोन जोन से कक्षक काम में आए हैं, उन कक्षकों में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करता है, दान करने के पश्चात अपना संकरण आ जाता है, उसकी ज्यामिति आ जाती है। ठीक है, यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष बच गए तो अनुचुंबकीय प्रकृति, ऐसे संकुल यौगिक रंगीन होते हैं। नहीं बचते हैं तो प्रतिचुंबकीय, ऐसे संकुल यौगिक रंग नहीं दर्शाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष बच गया तो हम उसका चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आंतरिक कक्षक काम में आए हैं तो आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक, बाह्य कक्षक संकुल काम में आए हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य कक्षक संकुल यौगिक कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, अपनी एक चीज़ बच जाती है, वो ये बच जाती है कि अब ना जो लिगेंड है वो प्रबल लिगेंड कौन से हैं और दुर्बल लिगेंड कौन से हैं। ठीक है, तो देखो हम किस प्रकार से करेंगे, मैं आपको पहले ही बताऊंगा प्रबल लिगेंड कौन कौन से हैं, दुर्बल लिगेंड कौन कौन से हैं, फिर मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा। ठीक, देखो क्या है, प्रबल लिगेंड कौन से होंगे, जो प्रबल लिगेंड होते हैं ना, तो हम CFT में भी पढ़ेंगे कि उनके लिए डेल O या जो डेल T विपाटन ऊर्जा है ना, उसका मान P या पाई से क्या होता है, अधिक होता है। दूसरा क्या है, एक अपने पास में क्या आ गए, दुर्बल लिगेंड। जो दुर्बल लिगेंड होते हैं उनके लिए डेल O या डेल T, उसका मान युग्मन ऊर्जा P या पाई से क्या होता है, कम होता है। तो प्रबल लिगेंड को ज्ञात करने का एक तो तरीका है कि हमें विपाटन ऊर्जा पता हो, तो हम प्रबल दुर्बल लिगेंड बता देंगे। हमें विपाटन ऊर्जा तो देता नहीं है, हमें केवल लिगेंड का नाम देता है, भाई NH3 बताओ, CO बताओ कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो प्रबल लिगेंड है ना, उसमें दाता परमाणु या तो कार्बन होगा या नाइट्रोजन होगा या क्या होगा, फास्फोरस होगा। ठीक, और जो दुर्बल लिगेंड है उसमें दाता परमाणु ऑक्सीजन हो जाए, सल्फर हो जाए, या अपने क्या होते हैं, हैलोजन। क्या होते हैं, हैलोजन। ठीक है, देखो क्या है कि जो अपने लिगेंड है ना, लिगेंडों को एक श्रेणी के हिसाब से व्यवस्थित कर रखा है, जिसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। ये जो श्रेणी है ना, इस श्रेणी में जो अपने जो लिगेंड हैं उन्हें